Good morning, students. In previous part of video, we have studied about depreciation, various types of depreciation, various methods of depreciation. Today, we are going to start a new chapter, that is bill of exchange. What is bill of exchange? सपोज स्टूडेंट, जब भी कोई कस्टमर किसी सेलर के पास जाता है और उससे कहता है कि आप मुझे पर्टिकुलर अमाउंट का गुड्स सेल करिए, तो उस केस में उसके माइंड में हेजिटेशन आती है अगर क्रेडिट बेस पे वो परचेज कर रहा है। सपोज कीजिए ए सेलर है, ठीक है, और बी बायर है, यानी परचेज करने वाला है। तो बी अगर ए को अप्रोच करता है कि वो 5000 रुपीज का गुड्स उसे क्रेडिट बेस पे परचेज करे और 2 मंथ के बाद वो उसको उसका अमाउंट रिटर्न करेगा, तो ए के माइंड में एक हेजिटेशन रहेगी कि ये मुझे टाइमली पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि ए एक पेपर लिखकर बी को देता है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं कि आप 2 मंथ के बाद 5000 ए को या ए के कहने पे किसी थर्ड पर्सन को पे करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं। तो वो जो लीगल पेपर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। ये प्रिपेयर करता है, तो इस केस में ये ड्रॉअर कहलाता है। जो ए होता है वो ड्रॉअर होता है और बी जो उस बिल को एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉई कहलाएगा, क्योंकि उसे ए को इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में इसको अमाउंट रिसीव होना है, तो ये कहलाता है बिल्स रिसीवेबल यानी बीआर, और बी को उसके बदले में अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये कहलाता है बिल्स पेबल। अब बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे इसके कंटेंट्स होते हैं, उसके लिए आप एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसका क्या यूज है और कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of your book, that is Bill of Exchange. Bill of Exchange means bills receivables and bills payable. अब what do you mean by bills of exchange? It is a negotiable instrument. Negotiable instrument means which is convertible into cash. यानी ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्टिंग ए पर्सन टू पे ए सम ऑफ मनी टू स्पेसिफाइड पर्सन। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर होता है जिसमें एक्सेप्ट करने वाला पर्सन ये प्रॉमिस करता है या ये एश्योरेंस देता है कि जो अमाउंट उस बिल में लिखा हुआ है वो उस पर्सन को या उसके कहने पे किसी और पर्सन को या जो इसके पास ये बिल होगा उसको वो पर्टिकुलर डेट को पे कर देगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सिमिलर है, नेपालीज के 2034 और इंडियन एक्ट 1881 में सिमिलर है। देखिए होता क्या है कि जब कोई पर्सन किसी से उधार गुड्स परचेज करने जाता है तो सेल करने वाले के माइंड में एक हेजिटेशन रहती है कि वो उसको प्रॉपर टाइम पर अमाउंट वापस करेगा या नहीं करेगा। तो इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए वो परचेज करने वाले से एक रिटन एश्योरेंस ले लेता है कि आप मुझे इतने दिन के बाद ये अमाउंट पे कर दोगे। ये एक लीगल पेपर पे ही प्रिपेयर किया जाता है, अगर वो नहीं पे करता तो आपके पास फिर प्रूफ हो जाता है लीगल एक्शन लेने के लिए। सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या डिफाइन करता है कि इट डिफाइन ए बिल ऑफ एक्सचेंज एज ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो मैंने बताया कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसमें मेकर जो दूसरे पर्सन है उसे ये डायरेक्ट करता है कि वो उस डॉक्यूमेंट में मेंशन मनी को एक पर्टिकुलर डे को, पर्टिकुलर अमाउंट को एक पर्टिकुलर पर्सन को पे करेगा। इन सिंपल फॉर्म में कहें तो कंक्लूजन क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है डेब्ट के अगेंस्ट। आपने किसी से उधार गुड्स या उधार अमाउंट लिया है पे करने के लिए, रिटन बाय द क्रेडिटर एंड एक्सेप्टेड बाय द डेटर। यानी जो पर्सन सेल कर रहा है, यानी जिससे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट बेस पर, वो पर्सन इसे प्रिपेयर करेगा और खरीदने वाला एक्सेप्ट करेगा, मतलब जो पेमेंट करेगा। देयर आर यूजुअली 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। 3 पार्टियां होती हैं, ड्रॉअर, एक्सेप्टर और ड्रॉई पेई, जिसे आप कह सकते हैं ड्रॉअर हिमसेल्फ मे बी द पेई। अब
पार्टीज को हम यहाँ पे डिफाइन करें, ये स्पेसिमेन दे रखा है कि इस फॉर्म में ये लिखा जाता है कि ये 30,000 रुपीज़ का एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो विराटनगर में लिखा गया था अगस्त 2016 को। 5 months आफ्टर द डे ऑफ पे संजीव और हिज ऑर्डर टू द सम ऑफ ₹30,000, यानी इस डेट के 5 month के बाद जो संजीव है उसे या उसके कहने पे किसी और पर्सन को 30,000 रुपीज पे करेगा। कौन? गोविंदा, ये जो नेम है। एक्सेप्टेड कौन कर रहा है? गोविंदा। और जो स्टाम्प वगैरह है वो पे की जाती है। जो ये बिल है ये राशिद ने लिखा है, यानी राशिद मतलब जिसने ये बिल प्रिपेयर किया है। हु इज ऑर्डरिंग? गोविंद। जो गोविंद को ये ऑर्डर दे रहा है कि वो 30,000 रुपीज संजीव को पे करेगा। हो सकता है कि राशिद का कोई क्रेडिटर हो, वो उसको पे करने के लिए कह रहा है, और ये राशिद से क्योंकि गोविंदा ने गुड्स परचेज किया था। अब बताती है पार्टी जो मैं कह रहा था। फर्स्ट पार्टी होती है ड्रॉअर, द पर्सन हु मेक द ऑर्डर फॉर मेकिंग पेमेंट, यानी जो पर्सन ऑर्डर देता है पे करने के लिए, और उसे हम ड्रॉअर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सेल करने वाला जो पर्सन होता है। और जैसे पिछले वाले केस में राशिद था। ड्रॉई कौन होता है? जिस पर्सन को आप ऑर्डर दे रहे हैं पे करने के लिए। नॉर्मल कंडीशन में ये पर्सन बायर होता है, यानी खरीदने वाला, जैसे पिछले वाले स्पेसिमेन में गोविंदा था। और पे यानी जिसको उस बिल के अगेंस्ट में अमाउंट रिसीव होगा वो पर्सन पेई कहलाता है। जैसे इस केस में संजीव था। कई केसेस में जो ड्रॉअर होता है वही पेई भी हो जाएगा, अगर वही पेमेंट ले रहा है तो वही पेई हो जाएगा। अब फीचर्स क्या होते हैं? Although a bill of exchange and a promissory note are different in form, it is essential to requirement are more less the same. फर्स्ट फीचर तो यह है कि ये रिटन में होना चाहिए, ठीक है। इस पर ड्रॉअर यानी लिखने वाले के साइन होने चाहिए। द ड्रॉअर ड्रॉई पेई मस्ट बी सर्टेन, यानी मेंशन होना चाहिए कि ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है, या फिर पेई कौन है। इसके अलावा कितना अमाउंट पे करना है ये भी क्लियरली मेंशन होना बिल ऑफ एक्सचेंज में कंपलसरी है। इट शुड बी प्रॉपरली स्टाम्प, या तो स्टाम्प पेपर पे प्रिपेयर होगा, अगर सिंपल पेपर करना है तो उस पर स्टाम्प जो भी लगाने वाले हैं फॉर्मेलिटीज़ वाले वो आपको पे करने पड़ेंगे, पेस्ट भी करने पड़ेंगे। और डेट क्या है, किस डेट को किस प्लेस पे आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं, सब मेंशन किया जाएगा। इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑफ ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी अलोन, यानी आपको इसमें ऑर्डर देना होगा कि आपको मनी पे करनी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देगा, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू मेक द कन्वीनियंट टू पे ₹1,000, जो भी है, या प्लीज पे 5,000 टू द ऑर्डर ऑफ पी। इसमें मतलब आपको इंस्ट्रक्शन देने होंगे कितना अमाउंट पे करना है। एंड द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब आप इसमें कोई शर्त या कोई कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, एक वर्ड होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। वैसे तो दोनों चीजें सिमिलर हैं, लेकिन बस डिफरेंस होता है कि प्रोमिसरी नोट में जो बायर होता है वही प्रिपेयर करके प्रॉमिस करता है सेलर को, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर प्रिपेयर करके एक एश्योरेंस डिमांड करता है बायर से। और हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होती हैं। प्रोमिसरी नोट में 2 ही पार्टी होती है, मेकर और पेई। मेकर मतलब जो ड्रॉई जो प्रॉमिस कर रहा है, और पे कौन होगा? ड्रॉअर। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। यहाँ पे पेई अलग हो सकता है क्योंकि उसके कहने पे आप किसी को भी पे कर सकते हैं। प्रॉमिस और ऑर्डर, जो प्रॉमिसरी नोट होता है उसमें प्रॉमिस किया जाता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता है। प्रॉमिसरी नोट में जो बायर है वो प्रॉमिस कर रहा है आपको कि हाँ आपको मैं अमाउंट पे कर दूंगा, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ऑर्डर दे रहे हैं। किसको? आप ऑर्डर दे रहे हैं अपने क्रेडिट डेटर को, जिसको आपने सेल किया है, कि आप उसे अमाउंट पे करेंगे। नेक्स्ट है प्रायर एक्सेप्टेंस। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बायर है वही खुद प्रिपेयर करके दे रहा है उसे, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेड कराना ड्रॉई के थ्रू कंपलसरी होता है। बिना उसकी एक्सेप्टेंस के वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब लायबिलिटी क्या होती है मेकर की? एब्सोल्यूट एंड प्राइमरी। प्रॉमिसरी नोट में बनाने वाले की लायबिलिटी पूरी होती है, मतलब आपको पे करनी पड़ेगी, और बिल ऑफ एक्सचेंज में सेकेंडरी और कंडीशनल होती है। अब रिलेशन क्या है? द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट स्टैंड इन इमीडिएट रिलेशन विद द पे, यानी प्रॉमिसरी नोट में जो प्रॉमिस करने वाला यानी जो मेकर है वो तुरंत रिलेशन क्रिएट हो जाता है पेई के साथ।
जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस के बाद यानी ड्रॉ करने का यानी लिखने के टाइम पे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेगा उस टाइम के बाद रिलेशन क्रिएट होता है। अब नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द मेकर नॉट नेसेसरी, यानी डिसऑनर अगर बिल हो रहा है तो इन्फॉर्म करना मेकर को कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही डिसऑनर करेगा। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में आपको होल्डर को इन्फॉर्म करना होता है कि आपने बिल पे करने की कंडीशन में नहीं है। डिसऑनर मतलब बिल पे करने की कंडीशन में ना होना। पेएबल टू बियरर, यानी प्रॉमिसरी नोट किसी बियरर को पे नहीं हो सकता, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा हो सकता है, ठीक है। पर पेएबल ऑफ बियरर ऑन डिमांड ये आप नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पे मेंशन है। और कुछ डिफरेंसेस हैं प्रोटेस्ट को लेकर। या आप डिसऑनर के केस में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रोटेस्टेड फ्रॉम डिसऑनर व्हेन सच प्रोटेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द लॉ। मतलब अगर आपने फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उस केसेस में आप कर पाएंगे, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। कॉपीज कितनी होती हैं? कोई कॉपी नहीं होती यहाँ पे कॉपी ड्रॉ हो सकती हैं। और प्रोविजंस ऑफ एक्सेप्टेंस, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस की जाती है। तो ये कुछ बेसिक हमारे पॉइंट्स थे बिल ऑफ एक्सचेंज को रिगार्डिंग। वेलकम स्टूडेंट्स। अब आपने पीपीटी प्रेजेंटेशन में देखा कि व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आर इट्स फीचर्स and what is its importance and what is promissory note and what is the difference between promissory note and different types of bill of exchange. अब हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ बिल। ड्यूरेशन ऑफ बिल क्या होती है? देखिए, सपोज कीजिए ए और बी ये दो पर्सन थे, ए सेलर था और बी बायर था। बी ने ए से गुड्स परचेज किया 5000 रुपीज का 1 जनवरी को 5000 रुपीज का गुड्स परचेज किया और इसको प्रॉमिस किया कि ये 2 मंथ्स के बाद इसका पेमेंट क्लियर कर देगा। ठीक है, 2 महीने के बाद ये आपको पेमेंट कर देगा। तो देखिए, अब यहां पे देखना होता है कि ये 2 मंथ की ड्यूरेशन कब कंप्लीट होगी। 1 जनवरी को 2 मंथ का वो रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, तो 2 मंथ कब कंप्लीट होंगे हमारे? 1 मार्च को। तो 1 मार्च जो है मैच्योरिटी डेट कहलाती है, यानी इस डेट को बिल मैच्योर हो रहा है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में एक कंसेप्ट होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या होता है कि अगर सपोज 1 मार्च तक बी जो है अमाउंट का जो है अरेंजमेंट नहीं कर पाया, तो उसे कुछ टाइम पीरियड एक्स्ट्रा मिलता है और उस एक्स्ट्रा टाइम को हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं। ये जो ग्रेस पीरियड होता है ये 3 डेज का होता है, यानी 3 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी 1 मार्च के बाद 3 डेज एक्स्ट्रा, यानी 4 मार्च ये आपकी ड्यू डेट हो जाएगी, यानी आपको इस दिन तो पेमेंट करना ही होगा। तो ये चीज हमारी कहलाती है ड्यू डेट। अब सपोज कीजिए, इसी में थोड़ा कंसेप्ट हम चेंज करते हैं कि सपोज कीजिए 1 जनवरी को बिल लिखा 5000 रुपीज का था और उसकी जो ड्यूरेशन थी वो 60 डेज की थी। 1 जनवरी को बिल लिखा है 60 डेज का। अब आप बोलेंगे डिफरेंस क्या है, वो 2 मंथ था, 60 डेज भी मींस 2 मंथ, लेकिन नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर आपकी ड्यूरेशन मंथ के बेसिस की है तो आपको कोई भी मैटर नहीं है कि मंथ में 30 डेज है, 28 डेज है या 30 डेज है, आपको कोई मतलब नहीं, मंथ टू मंथ आपको कैलकुलेट करना है। पर अगर ड्यूरेशन आपकी 60 डेज की है तो या डेज में है तो आपको सिंगल डे भी काउंट करने हैं। ठीक है, अब देखिए 1 जनवरी के बाद 60 डेज कब कंप्लीट होंगे? अब देखिए 30 डेज तो आपके बच गए जनवरी में, क्योंकि 31 डेज की होती है जनवरी। नॉर्मली 28 डेज आपके फरवरी में होते हैं, तो 28 डेज ये हो गए, यानी टोटल 58 डेज आपके 28 फरवरी तक हो रहे हैं, जबकि ड्यूरेशन 60 डेज की, यानी 2 ऑफ मार्च ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। और 3 दिन आप एक्स्ट्रा और बनाएंगे तो 5 ऑफ मार्च ये आपकी ड्यू डेट हो जाएगी, यानी ड्यू डेट आपकी क्या होगी? 5 ऑफ मार्च, और जो आपकी मैच्योरिटी डेट है वो आपकी होगी 2 ऑफ मार्च। तो यानी अगर आपका डेज में ड्यूरेशन आ रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको डे बाय डे आपको चीजें काउंट करनी है।
अब देखिए कुछ और इसमें कंसेप्ट है। देखिए सपोज कीजिए आपने बिल लिखा 12th ऑफ जून को और ड्यूरेशन थी उसकी 2 मंथ्स की। 12 जून को आपने 2 महीने का एक बिल लिखा। अब देखिए 12th ऑफ जून से 2 मंथ्स कंप्लीट कब होंगे? जुलाई अगस्त। 12th ऑफ अगस्त ये आपकी क्या हो जाएगी? मैच्योरिटी डेट हो जाएगी 12th ऑफ अगस्त। अब 3 डेज आप और एक्स्ट्रा करिए तो 15th ऑफ अगस्त ये आपकी ड्यू डेट आएगी। पर आप एक जानते हैं कि 15th ऑफ अगस्त पब्लिक हॉलिडे है क्योंकि उस दिन इंडिपेंडेंस डे है, तो यानी इस दिन आप बिल का पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई ड्यू डेट उस दिन पड़ रही है जिस दिन आपका पब्लिक हॉलिडे है जो पहले से ही डिक्लेयर है, तो उस केस में आप एक दिन पहले पेमेंट करेंगे, यानी आपकी जो ड्यू डेट होगी वो 14th ऑफ अगस्त होगी, ना कि 15th ऑफ अगस्त, क्योंकि 15th ऑफ अगस्त को आपका क्या है? पब्लिक हॉलिडे है। 2 अक्टूबर, 26 जनवरी ये पब्लिक हॉलिडेज होते हैं। इस दिन हमारे कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं किए जाते हैं, इसलिए एक दिन आप पहले पेमेंट करेंगे। अब देखिए आपने 1 जनवरी को बिल लिखा 2 मंथ का, ठीक है, तो ये कंप्लीट कब होगा? ये कंप्लीट होगा 1 मार्च को, जो आपकी मैच्योरिटी डेट होती है। तो मैच्योरिटी डेट आपकी 1 मार्च हो जाएगी। 3 डेज आप बढ़ाएंगे तो 4th ऑफ मार्च ये आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। लेकिन सपोज कीजिए 4th ऑफ मार्च को ऑफ सडन गवर्नमेंट कोई हॉलिडे डिक्लेयर कर देती है, सपोज उस दिन पोलिंग हो जाती है इलेक्शंस की, तो उस दिन आपकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस केस में जिस दिन आपका ड्यू डेट का ड्यूरेशन कंप्लीट हो रहा है, उस दिन अगर बाय चांस कोई हॉलिडे डिक्लेयर हो जाता है तो जो पहले से डिक्लेयर नहीं था, तो उस केस में आप एक दिन बाद पेमेंट करेंगे, यानी आपकी जो ड्यू डेट होगी वो 5th ऑफ मार्च होगी, ना कि 4th ऑफ मार्च। तो मींस ड्यूरेशन में आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी कि अगर पब्लिक डे जो पहले से ही डिक्लेयर है वो आ रहा है तो एक दिन पहले करेंगे, और ऑफ सडन अगर कोई हॉलिडे डिक्लेयर हो रहा है तो उस केस में फिर आप एक दिन बाद पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से कुछ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में ये ड्यूरेशन निकालने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको अपने सॉल्व करने होंगे। इनके बेसिस पे ध्यान रखिएगा, मंथ्स की कैलकुलेशन मंथ के बेसिस पे होगी और डेज की कैलकुलेशन डेज के बेसिस पर होगी। अब आप कुछ जर्नल एंट्रीज देखिए जो मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंट कर रहा हूं कि किन तरीकों से किन ट्रांजैक्शन की एंट्रीज इसमें की जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कौन कौन सी कंडीशंस बिल ऑफ एक्सचेंज में अप्लाई होती हैं? तो मोस्टली 4 कंडीशंस हमारे यहाँ अप्लाई होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन बिल रिटेन बाय ड्रॉअर टिल मैच्योरिटी। आपने प्रीवियस उसमें देखा बोर्ड प्रेजेंटेशन में कि हम मैच्योरिटी डेट जब आती है तब तक बिल ड्रॉअर उसे अपने पास ही रख रहा है, और जब बिल की मैच्योरिटी डेट पूरी हो जाती है तो वो बिल लेकर ड्रॉई के पास जाता है, बिल उसे हैंड ओवर कर देता है और पेमेंट रिसीव कर लेता है। सेकंड कंडीशन है कि जब बिल डिस्काउंट कराया जाता है बैंक से, मतलब आपको ड्यू डेट्स या मैच्योरिटी डेट से पहले ही अमाउंट की ज़रूरत है, आप अपने बैंक गए, बैंक को आपने बिल दे दिया और जो अमाउंट उस बिल में मेंशन है उससे कम अमाउंट आपने रिसीव कर लिया। जैसे एग्जांपल लीजिए कि 5000 का बिल था और आपने उसको 2 महीने बाद रिसीव होना था, पर आपने उसे अभी ले लिया और बैंक को वो बिल आपने 4800 में दे दिया, तो बैंक का प्रॉफिट ये होगा कि उसे 200 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे एक्स्ट्रा, और आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको 2 मंथ पहले ही बिल का अमाउंट रिसीव हो जाएगा। थर्ड है बिल इंडोर्स कर देना ड्रॉअर के थ्रू किसी और को। सपोज कीजिए ए ने कोई बिल अमाउंट गुड्स बी को सेल किया था, बी ने उसके बदले में एक बिल ए को दे दिया। जो गुड्स ए ने बी को बेचा वो गुड्स ए ने सी से खरीदा था, और जो बिल बी से ए को मिला था वही बिल ए ने सी को दे दिया। तो इसे हम इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं, जो ड्रॉअर अपने क्रेडिटर को पे कर देता है। और थर्ड है व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जब हम अपने बिल को अपने बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर देते हैं। हमारे बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ नंबर ऑफ बिल्स की मैच्योरिटी डेट अलग अलग डेट्स पे आती है, हम मिस कर सकते हैं, भूल जाते हैं कि किससे हमको कम अमाउंट रिसीव करना है, तो हम ये बिल हैंड ओवर कर देते हैं अपनी बैंक को।
बैंक कमीशन हमसे चार्ज करती है, लेकिन टाइमली सारा अमाउंट बिल का कलेक्ट करके रेस्पेक्टिव ड्रॉइज से और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। तो इसे हम बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बोलते हैं। अब हर कंडीशन में डिफरेंट टाइप्स की जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो अब हम उस जर्नल एंट्रीज को देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन है जर्नल एंट्रीज व्हेन बिल रिटेन बाय ड्रॉअर टिल मैच्योरिटी, यानी जब बिल मैच्योरिटी डेट तक ड्रॉअर के पास ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस, मैंने 3 कॉलम बनाए हैं कंडीशंस, और उन कंडीशन में ड्रॉअर के यहाँ क्या एंट्री होगी और ड्रॉई के यहाँ क्या एंट्री होगी। हमें दोनों ही पार्टी की एंट्रीज मेंटेन करनी होती है। तो फर्स्ट कंडीशन होती है सेल ऑफ गुड्स। जब तक आप कोई क्रेडिट बेस पे गुड्स बेचेंगे नहीं, सामने वाले पे कोई डेप्ट नहीं होगा और वो बदले में आपको एक्सचेंज में बिल नहीं देगा, तो सेल करने की एंट्री होती है ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉई मीन्स जिसने आपसे गुड्स परचेज किया उसका नेम आएगा, और अगर ड्रॉअर जब सेल कर रहा है तो ड्रॉई परचेज करेगा, तो वो परचेज करने की एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। क्लियर। अब देखिए बिल आपने सेल कर दिया क्रेडिट बेस पे गुड्स ड्रॉअर ने ड्रॉई को। अब ड्रॉअर उसके बदले में बिल लिखेगा ड्रॉई के ऊपर। लिखने की हम कोई एंट्री नहीं करते, लेकिन जब ड्रॉई उसे एक्सेप्ट कर लेगा, साइन कर देगा, तो एक्सेप्टेंस की एंट्री की जाती है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की। ड्रॉअर के यहाँ पे वो बिल की एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, क्योंकि उसे बिल रिसीव होना है उसके बदले में। और ड्रॉई के यहाँ पर क्या होगी ड्रॉअर डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि उसको अमाउंट पे करना है तो वो बीपी वर्ड यूज करेगा, और वो एक्सेप्ट करके ड्रॉअर को दे रहा है तो ड्रॉअर रिसीवर हो गया। देखिए ये जो 2 एंट्रीज हैं वो हर कंडीशन में कॉमन होंगी, यानी ये तो आपके क्वेश्चन में होनी ही होनी है। अब थर्ड, रिटायरिंग बिल ऑन रिबेट। रिटायरिंग बिल ऑन रिबेट का मतलब है कि अगर आपको ड्यू डेट से पहले ही अमाउंट की ज़रूरत है और आप ड्रॉई से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे टाइम से पहले ही अमाउंट दे दो, तो उसे रिटायरिंग बिल बोलते हैं। अब जब ड्रॉई टाइम से पहले पेमेंट करेगा तो वो कुछ अमाउंट डिस्काउंट का कट कर लेगा कि भाई मैं आपसे टाइम से पहले दे रहा हूँ तो मैं ये अमाउंट कम दूंगा, और उस डिस्काउंट को हम यहाँ पर रिबेट कहते हैं। ठीक है, रिबेट जस्ट लाइक ए डिस्काउंट होती है। तो देखिए ड्रॉअर के यहाँ पर एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जितना कैश आपको मिला डिस्काउंट कट करके वो कैश बैंक में आ जाएगा, जितनी आपने डिस्काउंट कट की वो रिबेट में, और टू बीआर। और ड्रॉई के यहाँ पर क्या एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और टू रिबेट। जितने का बिल था वो बीपी में आ जाएगा, जितना आपने पेमेंट किया ड्रॉई ने वो टू कैश और बैंक में, और जितनी डिस्काउंट कट हुई वो रिबेट में आ जाएगी। लेकिन अगर बिल ड्यू डेट पर ही सेटल हुआ है यानी ऑन टाइम हुआ है, तो उस केस में बस पिछले वाली एंट्री में रिबेट हटा दीजिए, बाकी सारी एंट्री सेम रहेगी। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, और ड्रॉई के यहाँ पर बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्लियर। अब फिफ्थ एंट्री डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब होता है कि ड्यू डेट पर जो ड्रॉई है वो पेमेंट करने से डिनाई कर रहा है या वो पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं है। तो उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, वो हैं जब नोटिंग चार्जेस पे होते हैं। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, जब बिल आप पे नहीं होता डेट पर, पर्टिकुलर डेट पर, तो उसे कैंसिल कराना पड़ता है नोटरी ऑफिस में। जो नोटरी ऑफिस की फीस होती है वो नोटिंग चार्ज कहलाती है। अगर नोटिंग चार्जेस पे हुए हैं तो ड्रॉअर के यहाँ पे एंट्री क्या होगी ड्रॉई डेबिट, यानी एक्सेप्टेंस की आप उल्टी एंट्री कर लीजिए अपोजिट, ड्रॉई डेबिट टू बीआर, और जो नोटिंग चार्ज खर्च हुआ है वो टू बैंक के नाम से आएगा। यहाँ पे नोटिंग चार्ज वर्ड यूज नहीं करेंगे, टू बैंक नाम से यूज करेंगे। सपोज अगर 10,000 का बिल था तो और 100 रुपीज से कैंसिल कराने में खर्च हुए, तो अब ड्रॉई से हमें 10,100 रुपीज लेने, तो ड्रॉई में 10,100, बीआर एक्चुअल 10,000 का था, टू बैंक में जो 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस से खर्च हुए वो शो कराएंगे। और ड्रॉई के यहाँ पर बी, ये मैं कल बाय मिस्टेक यहाँ लिख गया है, ये बीपी है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। जितने का बीपी था वो बीपी में आएगा, नोटिंग चार्ज जितने खर्च हुए हैं वो नोटिंग चार्जेस में, और टोटल अमाउंट टू ड्रॉअर में आ जाएगा। अब अगर नोटिंग चार्जेस खर्च नहीं हुए हैं तो बस पिछली वाली एंट्री में से जो नोटिंग चार्जेस की वैल्यू है वो हटा दीजिए आप। एंट्री हो जाएगी ड्रॉई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और इसके यहाँ पर बिल्स पेबल डेबिट टू ड्रॉअर। ये डिसऑनर की एंट्री हो जाएंगी इन डिफरेंट कंडीशन लाइक व्हेन नोटिंग चार्जेस पेड और नॉट पेड। अब आगे नेक्स्ट कंडीशन होती है
रिन्यूएबल ऑफ बिल। रिन्यूएबल ऑफ बिल का मीन्स क्या होता है कि जो ड्रॉई है वो ड्रॉअर से बिल की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करने के लिए कह रहा है। यानी जो पुराने वाली बिल की जो ड्यूरेशन थी 2 मंथ 3 मंथ, उस बिल की ड्यूरेशन को वो एक्सटेंड करा रहा है कि मुझे 1 महीने या 2 महीने का एडिशनल टाइम प्रोवाइड कर दीजिए और उसकी जगह पे नया बिल लिख दीजिए। इसे हम रिन्यूएबल ऑफ बिल कहते हैं। तो रिन्यूएबल ऑफ बिल में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें पुराने वाले बिल को कैंसिल कराना होता है। तो पुराने वाले बिल को कैंसिल कराने की वही एंट्री होती है जो डिसऑनर ऑफ बिल विदाउट नोटिंग चार्ज की होती है, जो मैंने आपको बताया प्रीवियस जस्ट उसमें दोनों की है यहाँ पर। अब अगर सपोज करिए जैसे 10,000 का बिल था, ठीक है, और ड्रॉई ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि मेरे पास 10,000 तो नहीं है, आप मेरे से अभी 4,000 रुपीज़ ले लीजिए। तो 4,000 रुपीज़ रिसीव करने की जो एंट्री होगी वो ड्रॉअर के यहाँ पर होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। और ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉअर डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर। अब हम उसे एडिशनल टाइम दे रहे हैं तो हम कुछ उससे इंटरेस्ट भी लेंगे एक्स्ट्रा। तो अगर इंटरेस्ट हमें कैश में रिसीव हो रही है तो ड्रॉअर के यहाँ पे एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और ड्रॉई के यहां पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर। लेकिन अगर इंटरेस्ट हमें रिसीव नहीं हो रही, हम बिल में ऐड कर रहे हैं, जैसे 10,000 में 4,000 तो हमें रिसीव हो गए, बचा कितना 6,000, और 6,000 में अब कह रहा है कि 200 रुपीज़ और इंटरेस्ट के लगा के नया बिल 6,200 का लिखेंगे, तो ये बिल में ऐड करा रहे हैं तो उसे इंटरेस्ट ड्यू बोलते हैं। तो ड्यू कराने की एंट्री ड्रॉई डेबिट टू इंटरेस्ट होगी ड्रॉअर के यहाँ पर, और ड्रॉई के यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर होगा, कैश और बैंक नहीं आएगा। अब नया बिल लिखने की क्या एंट्री होगी, वही जो आपने एक्सेप्टेंस की एंट्री की थी, न्यू बीआर वर्ड यूज कर लेंगे आप, न्यू बीआर या सिंपल बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और ड्रॉई के यहाँ पर ड्रॉअर डेबिट टू न्यू बीपी अकाउंट। और जब ये बिल सेटल हो जाता है तो पेमेंट ऑन ड्यू डेट की एंट्री की जाएगी। अब सेकंड सिचुएशन, जब बिल हम बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं और कुछ डिस्काउंट कट करके बैंक हमको पेमेंट कर देती है और बिल ले लेती है, और बिल टाइम पर जाकर ड्रॉई से रिसीव कर लेती है। सेम वही 3 कॉलम है, कंडीशंस, ड्रॉअर और ड्रॉई के यहाँ पे क्या एंट्री होगी। तो फर्स्ट कंडीशन वही जो पहले वाले कंडीशन में थी, सेल ऑफ गुड्स की एंट्री, ड्रॉई डेबिट टू सेल्स, और ड्रॉई के यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की एंट्री, सेम बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ड्रॉअर के यहाँ पे करेंगे, और ड्रॉई के यहाँ पर ड्रॉअर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब देखिए पिछले कंडीशन में हमारी रिटायरिंग बिल ऑन रिबेट की सिचुएशन थी। रिटायरिंग ऑन बिल रिबेट पर तभी हो सकता है जब बिल ड्रॉअर के पास रहेगा। अब यहाँ पे तो बैंक के पास है तो पहले बैंक को देने की एंट्री, यानी डिस्काउंटिंग बिल फ्रॉम बैंक की एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। जितना अमाउंट हमें बैंक से रिसीव हुआ है वो बैंक में आएगा, जितनी डिस्काउंट बैंक ने कट की है वो डिस्काउंट में आएगी, और टू बीआर में टोटल बिल का अमाउंट। लेकिन इस बात की एंट्री ड्रॉई नहीं करेगा। ड्रॉई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे एक्सेप्टेंस के बाद पेमेंट होने तक बिल क्या हो रहा है, क्या हम कर रहा है ड्रॉअर, उसका इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर पेमेंट हो जाता है बिल का ड्यू डेट पर, अब देखिए बिल किसके पास है, अब बिल है बैंक के पास, तो पेमेंट कौन रिसीव करेगा, बैंक। तो यानी ड्रॉअर अपने यहां कोई एंट्री पास नहीं करेगा, लेकिन ड्रॉई के यहां पर एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक को वो पेमेंट कर दे रहा है। अब डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री, डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री वही सेम, अगर नोटिंग चार्जेस पे होते हैं तो एंट्री होगी ड्रॉई डेबिट टू बैंक, और ये अमाउंट हम नोटिंग चार्जेस के साथ लिखेंगे। यानी सपोज कीजिए अगर 5,000 रुपये का बिल था और 100 रुपीज़ उससे कैंसिल कराने में खर्च हो गए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 5,100। तो ये एंट्री 5,100 रुपीज़ से होगी, यानी विद नोटिंग चार्जेस, कंबाइंड अमाउंट, अलग से शो करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और ड्रॉई के यहाँ पर वही पुरानी वाली एंट्री होगी बीआर अकाउंट, सॉरी ये बीपी है, बीपी अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। और अगर नोटिंग चार्जेस खर्च नहीं हुए हैं तो एंट्री तो सेम यही रहेगी,
ड्रॉई डेबिट टू बैंक, पर अमाउंट अब हमारा 5000 से ही आएगा, क्योंकि नोटिंग चार्ज ऐड करने की जरूरत है नहीं। इसके यहाँ पे सिंपल बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। अब जो वही कंडीशन है रिन्यूएबल ऑफ बिल की, कोई चेंज नहीं है। अगर आप कैंसिल कराएंगे तो सेम एंट्री करेंगे, डिसऑनर ऑफ बिल विदाउट नोटिंग चार्जेस की। कैश रिसीव हुआ तो वही कैश डेबिट बैंक डेबिट टू ड्रॉई ड्रॉअर के यहाँ पर, और ड्रॉई के यहाँ पर ड्रॉअर डेबिट टू कैश और बैंक। अगर इंटरेस्ट रिसीव हुई है तो कैश डेबिट टू इंटरेस्ट, और इसके यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट टू कैश। अगर आपने बिल में ऐड करानी है तो ड्रॉई डेबिट टू इंटरेस्ट होगी, और ड्रॉई के यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट टू ड्रॉअर। और न्यू बिल की एंट्री सेम एज इट इज, न्यू बी आर डेबिट टू ड्रॉई, और इसके यहाँ पर उसके यहाँ पर एंट्री जाएगी ड्रॉअर डेबिट टू न्यू बीपी अकाउंट। अब आती है थर्ड सिचुएशन, व्हेन बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर। हम जब कोई ड्रॉअर अपने क्रेडिटर को बिल इंडोर्स कर देता है, तो देखिए यहाँ पे वही एंट्रीज हैं, बस यहाँ पे एक पार्टी इंक्रीज हो गई है, इंडोर्सी। इंडोर्सी वो पर्सन होता है जिसको बिल दिया गया है एज ए पेमेंट ड्रॉअर के थ्रू। तो देखिए पहली एंट्री वही है सेल ऑफ गुड्स की, ड्रॉअर के यहाँ पे ड्रॉई डेबिट टू सेल्स होगी, और ड्रॉई के यहाँ पर परचेज डेबिट टू ड्रॉअर होगी। अभी यहाँ पे ड्रॉई इंडोर्सी एंटर नहीं हुआ है। एक्सेप्टेंस की एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ड्रॉअर के यहाँ पर ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बीपी ड्रॉई के यहाँ पे भी इंडोर्सी नहीं आया है। अब थर्ड कंडीशन आती है इंडोर्समेंट, जब ड्रॉअर बिल दे देता है इंडोर्सी को, तो एंट्री होगी इंडोर्सी डेबिट टू बी आर। इंडोर्सी मतलब वो पर्सन जिसको बिल दिया गया है। इस बात की एंट्री ड्रॉई के यहाँ पर नहीं होगी। मैंने बताया कि एक्सेप्टेंस तक उसे इस बात से मतलब नहीं है कि हम बिल का क्या कर रहे हैं। अब इंडोर्सी को बी आर मिला तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर एंट्री वो पास करेगा। अब अगर पेमेंट ड्यू डेट पर क्लियर हो जाता है तो फिर देखिए बिल किसके पास है, इंडोर्सी के पास, तो पेमेंट रिसीव करेगा इंडोर्सी। ड्रॉअर के यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। ड्रॉई तो पेमेंट कर रहा है तो वो एंट्री करेगा बीपी डेबिट टू बैंक, और इंडोर्सी को पेमेंट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर एंट्री हो जाएगी। अब अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या होगी, जब नोटिंग चार्जेस पे होते हैं तो एंट्री होगी ड्रॉई डेबिट टू इंडोर्सी, और ये एंट्री होगी विद नोटिंग चार्जेस। जो मैंने प्रीवियस में बताया था कि अगर सपोज 5000 का बिल है और 100 रुपीज़ अगर खर्च हो गए नोटिंग चार्जेस तो 5100। ड्रॉई के यहाँ पर बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉअर एंट्री पास करोगे, और इंडोर्सी के यहाँ पर ड्रॉअर डेबिट टू बी आर और टू बैंक, और बैंक में नोटिंग चार्ज इतने खर्च हुए हैं वो अमाउंट आएगा, और टोटल बिल और नोटिंग चार्ज का मिलाकर ड्रॉअर के यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर नोटिंग चार्जेस खर्च नहीं हुए हैं तो सिंपल एंट्री होगी ड्रॉई डेबिट टू इंडोर्सी, ड्रॉअर के यहाँ पर जितने का बिल है उतने अमाउंट से, बीपी डेबिट टू ड्रॉअर ड्रॉई के यहाँ पर, और इंडोर्सी के यहाँ पे ड्रॉअर डेबिट टू बी आर। अब देखिए जब बिल कैंसिल हो गया तो इंडोर्सी तो पेमेंट रिसीव करेगा ड्रॉअर से, क्योंकि उसे वो इसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडोर्सी को पेमेंट करेगा ड्रॉअर, तो उसकी एंट्री करेगा वो इंडोर्सी डेबिट टू कैश और बैंक। ड्रॉई यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं करेगा, इंडोर्सी के यहाँ एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। ठीक है। अब अगली कंडीशन सेम है, वही रिन्यूएबल ऑफ बिल में अगर कैंसिल करते हो तो वही डिसऑनर ऑफ बिल विदाउट नोटिंग चार्जेस वाली। कैश रिसीव होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और इसके यहाँ पे ड्रॉअर डेबिट टू कैश। अगर इंटरेस्ट रिसीव होती है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इसके यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर आप इंटरेस्ट बिल में ऐड करा रहे हैं तो एंट्री ड्रॉई डेबिट टू इंटरेस्ट, और इसके यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट टू ड्रॉअर। न्यू बिल की एंट्री वही न्यू बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और इसके यहाँ पर ड्रॉअर डेबिट टू न्यू बीपी अकाउंट। अब लास्ट कंडीशन है जब आप अपने बिल को अपने बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर देते हैं तो आप क्या एंट्री पास करेंगे। वही सिंबल है, फर्स्ट सेल ऑफ गुड्स की एंट्री ड्रॉई डेबिट टू सेल्स आप ड्रॉअर के यहाँ पे करेंगे, और ड्रॉई करेगा परचेज डेबिट टू ड्रॉअर। एक्सेप्टेंस की एंट्री ड्रॉअर के यहाँ पे बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई होगी, और इसके यहाँ पर ड्रॉई डेबिट टू बिल्स पेबल एंट्री की जाएगी। अब आप बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये एंट्री करेगा ड्रॉअर BSFC अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। BSFC मतलब बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये आप कंप्लीट लिखेंगे।
इस बात की एंट्री ड्रॉई अपने यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि उसे इस बात से मतलब नहीं है कि हम बिल का क्या कर रहे हैं। अब अगर बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे आ जाता है, बैंक कलेक्ट कर लेती है और हमारे अकाउंट में जमा कर देती है, तो ड्रॉर एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये मैं आप गलत लिख गया हूँ, यहाँ पे BSFC आएगा, BSFC, यानी जो हमने बिल बैंक में डिपॉजिट किया था उसका अमाउंट हमें कलेक्ट हो गया। और ड्रॉई अपने यहाँ एंट्री पास करेगा BP अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब अगर बिल डिसऑनर हो जाता है और नोटिंग चार्जेस पे होते हैं, तो एंट्री पास होगी ड्रॉअर के यहाँ पे ड्रॉई डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन और टू बैंक, और बैंक में वो अमाउंट आएगा जितना नोटिंग चार्जेस खर्च हुए हैं। ठीक है, बिल्स BSFC में बिल का अमाउंट, बैंक में नोटिंग चार्जेस, टोटल ड्रॉई के अकाउंट में। और ड्रॉई के यहाँ पर ये BR लिखा हुआ है, ये BP है, BP अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर के नाम से एंट्री पास करोगे। और अगर नोटिंग चार्जेस खर्च नहीं हुए हैं तो ड्रॉअर करेगा ड्रॉई डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और ड्रॉई के यहाँ पर वही पुरानी BP अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर के नाम से एंट्री पास होगी। और जो बाकी की कंडीशन है वो सिमिलर है हमारे यहाँ पर। अगर हम बिल रिन्यूएबल करा रहे हैं तो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल की एंट्री सेम वही होगी जो डिसऑनर ऑफ बिल विदाउट नोटिंग चार्ज की एंट्री है। कैश अगर आपको रिसीव हुआ है ड्रॉअर को, तो ड्रॉअर अपने यहाँ एंट्री करेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और ड्रॉई करेगा ड्रॉअर डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, वो क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है। इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रही है एडिशनल ड्यूरेशन देने पर, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्रॉअर के यहाँ पर एंट्री होगी, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक ड्रॉई के यहाँ पर एंट्री होगी। अगर इंटरेस्ट आप बिल में ऐड करा रहे हैं तो ड्रॉई डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट ड्रॉअर के यहाँ पर, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर ड्रॉई के यहाँ पर। और अगर न्यू बिल लिखा गया है तो ड्रॉअर करेगा वही न्यू BR डेबिट टू ड्रॉई, और ड्रॉई करेगा ड्रॉअर डेबिट टू न्यू BP अकाउंट। तो ये मैंने सारी वो पॉसिबल एंट्रीज लिखा दी हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज की कंडीशंस में अप्लाई हो सकती हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका पास करना है।